जी नमस्कार दोस्तों। हम लोग चीन की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि क्रांति के क्या कारण थे, और अब हम देखेंगे कि जो क्रांति है उसका विस्तार किस तरीके से होता है। पीछे हमने 3 वीडियो बनाए थे। 3 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने उधर क्रांति का जो कारण था और क्रांति क्या था उसको समझा था। और जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो बुचांग शहर है वहां अधिकार कर लिया जाता है। हाको की जो घटना होती है, बम विस्फोट की घटना, उसके बाद ये जो क्रांति है वो अपना एक अलग रूप धारण कर लेता है। हमने ये भी देखा था कि उस समय जो क्रांतिकारी लोग थे उनका प्लानिंग अभी क्रांति करने का नहीं था, लेकिन ये हॉको की घटना हो जाने के कारण अब उन लोगों को लगा कि भाई जब भेद खुल ही गया है तो विद्रोह कर ही देना चाहिए। अब हम इस वीडियो के माध्यम से क्रांति की जो घटनाएं हैं उसको देखने का काम करेंगे। सबसे पहला है कि भाई विद्रोह का विस्तार किस तरीके से हुआ। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि बुचांग पे जो सैनिक हैं, सैनिक विद्रोह सैनिक जो लोग हैं वो कब्जा कर लेते हैं, और भी जो कुछ पूरा जो मध्य चीन का जो एशिया है उस पर ये विद्रोही लोगों का कब्जा हो जाता है। और कहता है कि यांगत्से तट के ऊपर नीचे तथा दक्षिण की विद्रोह का विस्तार होता है। तो यांगत्से नदी का जो तट है उसके ऊपर, उसके नीचे और दक्षिण की तरफ जो विद्रोह है वो धीरे धीरे करके फैलने लगता है, बढ़ने लगता है। अब ये जो विद्रोह है, हमने जैसा कि पहले बताया कि ये जो विद्रोह है वो एक तरीके से कोई सुनियोजित टाइप का विद्रोह नहीं लगता है। इस विद्रोह में केंद्रीय जो नेतृत्व है उसका अभाव देखा जाता है। अगर हम इस विद्रोह को भारत में 1857 की क्रांति से तुलना करें तो कोई गलत नहीं हो। जिस तरीके से 1857 की क्रांति के समय केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, कहने के लिए बहादुर शाह जफर को राजा चुन दिया गया था, लेकिन बहादुर शाह जफर के पास कोई पावर बचा हुआ नहीं था। और ये जो विद्रोह थे वो लोकल स्तर पे थे, मतलब जो लोग थे वो अलग अलग, जो कैटेगरीज के लोग थे वो अलग अलग रीजन के कारण केंद्रीय नेतृत्व से नाराज थे और वो इस विद्रोह में शामिल हो रहे थे। यही सेम जो एटीट्यूड है, सेम जो तरीका है वो हमें देखने को मिलता है यहां भी चीन की क्रांति में भी। यांगत्से तट के दक्षिण में शांतुंग एक प्रांत है। वो प्रांत भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। जब विद्रोह हो रहा होता है तो भाई वो भी अपना स्वतंत्रता घोषित कर देता है, लेकिन बाद में केंद्रीय नेतृत्व इस पर अपना पुनः नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इसके साथ चिहली में जो सैनिक हैं उनके बीच भी असंतोष की भावना भड़क जाती है और वो भी विद्रोह कर देते हैं। तो एक तरीके से देखते देखते पूरे चीन ये जो विद्रोह है वो धीरे धीरे फैलने लगता है, धीरे धीरे अपना पांव पसारने लगता है। अब चूंकि हमने देखा था कि बुचांग, जहां पे हाको में बम विस्फोट की घटना के बाद सबसे पहले यही अधिकार किया गया था, तो ये जो है वो विद्रोह का केंद्र बिंदु बन जाता है। और क्योंकि जो हमने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व नहीं रहने के कारण बुचांग
में जो लोग उस समय एक अस्थायी सरकार चला रहे थे, जो कि जिसका नेता था लू युआन हुंग। लू युआन हुंग वो, और जो बाकी प्रांत थे जो कि विद्रोह में शामिल हो रहे थे, जो विद्रोही हो गए थे, जो केंद्रीय नेतृत्व को बदलना चाहते थे, जो चीन में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, उन सारे लोगों से अपील किया गया कि आप अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको बुचांग में भेजिए, ताकि ये सारे जो प्रतिनिधि हैं वो मिलकर एक कोई निर्णय ले सके, कोई निष्कर्ष निकाल सके कि भाई विद्रोह को और कैसे आगे बढ़ाना है, उसको और किस दिशा में ले जाना है। और वहीं पे एक प्रतिज्ञा पत्र भी तैयार किया गया, जो कि बाद में नानकिंग में जब ये जो गणतंत्रीय सरकार का जब नानकिंग मुख्य केंद्र घोषित होता है, राजधानी जब घोषित होता है, तो वहां इस घोषणा पत्र या प्रतिज्ञा पत्र को स्वीकृति मिलती है कि भाई ये जो प्रतिज्ञा है उसके अकॉर्डिंग ही गणतंत्र का स्वरूप होगा और सरकार उसी तरीके से चलाया जाएगा। अब क्या होता है कि अब इसमें हम देखते हैं विदेशियों की प्रतिक्रिया। अब हमने पहले भी देखा है कि चीन में बंदर बांट की नीति थी, वहां पे जो सारे विदेशी लोग थे वो अपना कुछ कुछ क्षेत्र जो है वो कब्जा किए हुए थे, जैसे रसिया है, जापान है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, बाद में अमेरिका भी उसमें शामिल हुआ। तो ये सारे जो विदेशी लोग थे उनका क्या प्रतिक्रिया था? अब ये जो विदेशी लोग थे, तो होता यह है कि विद्रोह जो है वो संघाई तक पहुंच जाता है और संघाई में सैन्य शासन की स्थापना की जाती है। और एक व्यक्ति है पू तिंग फेंग, एक व्यक्ति है कौन? पू तिंग फेंग। ये कभी अमेरिका में चीन के राजदूत के रूप में काम कर चुके थे। ये अपने आप को क्रांतिकारी जो सरकार है उसका अध्यक्ष घोषित कर लेते हैं और ये एक घोषणा करते हैं, और उस घोषणा के अकॉर्डिंग जो भी विदेशी ताकतें वहां थी उनसे ये अपील करते हैं कि आप राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र स्थापित करने में हमारी मदद करें, और अगर आपने ऐसा नहीं किया और हमारी हार हो जाती है तो केंद्रीय सरकार के द्वारा लिए गए जो भी ऋण हैं, मतलब केंद्रीय सरकार ने आप लोगों से जो भी ऋण लिया है उस ऋण को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की, अगर आपने राजवंश का मदद किया और अगर हम तब सफल हुए और तब हमारा शासन आया, तो उस स्थिति में आपका जो ऋण है, मतलब आप जो केंद्रीय सरकार को जो ऋण दिए हैं, जो राजवंश को ऋण दिए हैं, पैसा दिए हैं, वो पैसा आप लोग को दिया नहीं जाएगा। अब चूंकि ये जो विदेशी लोग हैं वो भी वहां का जो स्थिति है उससे उसको क्या कह सकते हैं कि एक कसमोकस की स्थिति में थे। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि राजतंत्र का समर्थन किया जाए, कि लोकतंत्र का समर्थन किया जाए, क्रांतिकारी लोगों का समर्थन किया जाए। चूंकि एक आइडियोलॉजी भी काम कर रहा था, चूंकि फ्रांस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, वो अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं कि भाई हम तो लोकतांत्रिक
पद्धति को मानने वाले हैं, लोकतंत्र का बहाली करने वाले हैं। तो इन सारे रीजनों के कारण उनको भी लगा कि भैया अभी तुम लोग जो कर रहा है सो करो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। और उन्होंने यहाँ हो रहे जो इस प्रकार के उथल पुथल थे उसमें उन्होंने अपना हाथ नहीं सेका और वो शांति से ये देखते रहे कि अब क्या होता है, जब कुछ होगा उसके बाद जो है वो अगला स्टेप लिया जाएगा। अब देखते हैं हम कि इस तरीके से पीकिंग में संवैधानिक सरकार की स्थापना होती है। अब एक तरफ देख रहे हैं कि बुचांग में जो है वो क्रांतिकारी सरकार की स्थापना, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संघाई में भी सैनिक शासन स्थापित हो जाता है और पुतिन फेंग इस तरीके का घोषणा करता है। इससे जो पीकिंग का सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, वो डर जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। उसको अब लगने लगता है कि हमारा राजतंत्र ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मंचू राजवंश के शासक जो कि किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना चाहते थे, एक निरंकुश शासक के रूप में काम कर रहे थे, अब उनको भी मजबूर होना पड़ा चीन में कुछ सुधार करने का। और इस तरीके से चीन एक ऑटोक्रेटिक मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज की तरफ चलता है। जैसा कि हम लोग फ्रांस की क्रांति में पढ़ते हैं कि निरंकुश राजतंत्र से एक संवैधानिक राजतंत्र की ओर फ्रांस बढ़ता है और फ्रांस में उस तरीके का संविधान बनाया जाता है। तो यहां भी अब जो चीन एक निरंकुश राजतंत्र था, अब निरंकुश राजतंत्र से एक लोकतांत्रिक राजतंत्र की तरफ चीन चलने के लिए तैयार हो जाता है, या मंचू राजवंश अब इस बात के लिए राजी हो जाता है। कैसे? तो कहता है कि एक व्यक्ति है युआन सिह काई, जो कि मंचू राजवंश के बड़े भरोसेमंद व्यक्ति थे। इनको हुबेई और हुनान प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि भैया गवर्नर हमको क्यों बना रहा है, ज्यादा दिन तक हम गवर्नर नहीं रह पाएंगे जब तक कि आप हमें कुछ वादा ना करें। अब वो वादा क्या था कि भैया आपको संवैधानिक सुधार करना होगा, जो लोगों का जो डिमांड है विधानसभा की स्थापना करना होगा, जो क्रांतिकारी लोग हैं उनकी बातों को मानना होगा, और सरकार में उनका जो दखल है, सरकार बनाने में उनका जो भूमिका है, उसको स्वीकार करना होगा। अगर आप ये सारा प्रॉमिस हमसे करते हैं तो फिर हम बन सकते हैं। अब मंचू राजवंश के पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, इसलिए वो इस बात पे राजी हो जाता है। और 27 अक्टूबर को ये जो युआन सिह काई हैं, उन्हें समस्त सेना का उच्चाधिकारी भी नियुक्त कर दिया जाता है कि भाई सारा जो सेना है उसका कमांडर आप हैं, अब आप समझिए किस तरीके से शासन व्यवस्था को देखना है। इसी बीच क्या होता है, ये कहानी, ये काम कहां चल रहा है, तो ये काम चल रहा है पीकिंग में। मंचू राजवंश जो है, मंचू राजवंश का जो केंद्र है, मतलब राजमहल में ये सारा काम चल रहा है कि भाई जो लोग हैं उनके गुस्सा को कैसे कम किया जाए, ये जो आंदोलन बढ़ रहा है, विद्रोह बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो लोगों के पास एक कम से कम रखो कि भाई अब राजा जो है उसके पास सारा पावर नहीं है, और आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं, आप लोग का जो मांग है, उस मांग पर बात हो रहा है या हम उस पर विचार कर रहे हैं या हम वो मांग मानेंगे, ताकि ये जो विद्रोह है वो
शांत हो। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि कहता है कि 22 अक्टूबर को केंद्रीय विधानसभा की बैठक की जाती है। कहां? वही, मतलब ये जो डिमांड करता है युवांश इकाई कि भाई आपको केंद्रीय विधानसभा का स्थापना करना होगा, उसके निर्णय को मानना होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए जो डिमांड किया जाता है वो मानता है राजा। और 22 अक्टूबर को केंद्रीय विधानसभा की बैठक होती है। विधानसभा जो सबसे पहला डिमांड रखता है वो ये रखता है कि चीन में जो भी अधिकारी विदेशियों के संपर्क में हैं या विदेशियों के भरोसेमंद हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उन्हें उनके पद से हटाया जाए। मंचू राजवंश इस बात को मान लेता है, उन लोगों को उनके पद से हटा दिया जाता है। फिर दूसरा डिमांड ये रखा जाता है कि जितने भी क्रांतिकारी लोग जो कि सरकार के दमन नीति के कारण चाइना छोड़ के दूसरे जगह भाग गए हैं, उन लोगों को माफी दिया जाए और उन लोगों को वापस चीन में बुलाया जाए। मंचू राजवंश इस बात को भी मान लेता है क्योंकि उसके पास इस बात को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस प्रकार ये जो जीत है एक तरीके से, मतलब जो राजा एक निरंकुश राजतंत्र था, अब उस पर एक अंकुश लग गया ये केंद्रीय विधानसभा का। तो ये एक तरीके से जनता का जीत माना जाता है कि जनता के सामने, जनता की मांगों के आगे राजा को झुकना पड़ा, राजा को उनकी बातों को मानना पड़ा। अब एक तरफ और होता है 29 अक्टूबर को लवांशी में जो सरकारी सेना होता है। पहले तो ये जो मंचू राजवंश के लोग थे वो मानना चाहते नहीं थे, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। युवान से काई भी इस बात को जानता था कि अगर हम इस तरीके का सुधार नहीं करेंगे तो ये लोग मानने वाले नहीं है, फिर बहुत बड़ा जो है वो समस्या खड़ा हो जाएगा। तो ये जो क्रांतिकारी लोग हैं इनको कम से कम कुछ रियायत देना चाहिए ताकि इनके अंदर जो विद्रोह का भावना है या हमारे प्रति या मंचू राजवंश के प्रति जो घृणा है उनको किसी प्रकार से कम किया जाए। तो यहाँ लवांची में क्या होता है कि जो सरकारी सेना है वो इस बात का डिमांड करता है कि विधानसभा के द्वारा पारित जो भी मांग है उसको माना जाए, और नहीं तो फिर हम भी विद्रोह कर देंगे। तो इस तरीके से जो मंचू राजवंश है वो इनकी बातों को मानने के लिए राजी हो जाता है। अब 1 नवंबर को युवान सिंह काई जो है उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है कि भाई आप जो हैं एक जो नया गणतंत्र बना है, किस तरीके का गणतंत्र, तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना है, संवैधानिक सरकार का जो निर्माण हुआ है, तो उस संवैधानिक सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में युवान सिंह काई को नियुक्त किया जाता है और इसके लिए 19 धाराओं का एक संविधान तैयार किया जाता है कि भाई अब राजा जो है वो निरंकुश नहीं होगा, बल्कि राजा को कंट्रोल करने के लिए एक संविधान होगा और उसमें 19 धाराएं होंगी और उस 19 धाराओं के अनुसार ही राजा जो है वो अपना शासन व्यवस्था चलाएगा। तो यहां हम देखते हैं कि यहां जो निरंकुश राजतंत्र से निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाता है।
और ये शायद इनको आइडिया मिला था फ्रांस की क्रांति से, क्योंकि राजा को लग रहा था कि अगर नहीं हम बात मानेंगे तो फिर लोग हमको भगा देंगे, तो कम से कम कुछ तो हमारा रेपुटेशन बचा रहे, तो चलिए भाई हम कुछ सुधार उसमें कर देते हैं। तो इस प्रकार अब एक तरफ जब पेकिंग में संवैधानिक सरकार का निर्माण हो रहा था, तो ये काम कौन कर रहा था? ये काम तो मंचू राजवंश और युआन सिहकाई का जो समझौता था या अंदर उसका क्या बात था भगवान जाने, उनके बीच हो रहा था। मतलब युआन सिहकाई जो मंचू राजवंश का बड़ा भरोसेमंद व्यक्ति था, हो सकता है युआन सिहकाई ने ही उनको ये रास्ता बताया हो कि भैया आपके प्रति बहुत ज्यादा विद्रोह है, अगर आपको अपना पद बचाना है तो कम से कम संवैधानिक जो राजतंत्र है वो स्थापित करिए। और हमने देखा भी जब उसको कहा हुपे और हुनान प्रांत का गवर्नर बनाया जा रहा था, तो उसने इस बात का डिमांड किया कि भैया गवर्नर हम तभी बनेंगे जब आप जो है इस तरीके का सुधार करेंगे। तो ये काम हो रहा था कहां? तो ये काम पेकिंग में हो रहा था, जो कि मंचू राजवंश का प्रमुख केंद्र था। तो दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने भी अपने सरकार का संगठन तैयार किया। अब ये जो क्रांतिकारी लोग थे वो 15 नवंबर 1911 को क्रांतिकारी सैनिक सरकारों के प्रतिनिधियों का संघाई में एक सम्मेलन होता है। जो क्रांतिकारी सैनिक अफसर हैं वो संघाई में एक सम्मेलन बुलाते हैं कि भाई हम लोग ने विद्रोह किया, हम लोग ने आंदोलन किया, अब वहां तो राजा जो है वो मान गया है, एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया है, लेकिन ये जो क्रांतिकारी लोग थे इनका कहना था कि हमको संवैधानिक राजतंत्र नहीं चाहिए। उनका मानना था कि मंचू राजवंश इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता है, इसलिए मंचू राजवंश को समाप्त करना ही होगा। और युआन सिहकाई क्या कर रहा था? तो मंचू राजवंश को एक प्रोटेक्शन दे रहा था कि भैया अब ये बात मान रहा है, इसलिए राजा का पद रहने दो और संविधान के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था चलाएंगे। तो इस तरीके से जो क्रांतिकारी लोग हैं वो 15 नवंबर 1911 ईस्वी को संघाई में जो क्रांतिकारी सरकार हैं उनकी प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाते हैं, और वहां लो युआन हुंग को चीनी गणराज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और बुचांग को मुख्यालय घोषित किया जाता है। ये वही व्यक्ति है जो कि बुचांग में हाको के बाद जो घटना हुआ था और बुचांग को सबसे पहले कब्जा किया गया था, तो उनको अध्यक्ष बनाकर ये घोषणा किया जाता है कि भाई बुचांग जो है वही हम लोगों का राजधानी है, क्रांतिकारी जो सरकार है उसका ये राजधानी है। और हम लोग अब यहां से आगे देखेंगे कि जो गणतंत्रीय सरकार बना है उसको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है, मानना है कि नहीं मानना है, या अब हम लोग का रणनीति किस प्रकार का होगा, वो सारा काम कहां से होगा? तो बुचांग से। अब कहता है कि इसी बीच और भी जो प्रांत के लोग थे, जो अलग अलग और प्रांत के लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, उनसे ये अपील किया गया कि 20 नवंबर को सारे लोग बुचांग में आकर मिले, लेकिन 16 नवंबर 1911 को ही
युवान सिंह काई को संवैधानिक सरकार का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया, जिससे ये जो युवान सिंह काई है, पिकिंग जो सरकार है, उनकी गतिविधियों के कारण, मतलब ये जो पिकिंग सरकार है वो नहीं चाहता था कि ये जो क्रांतिकारी लोग हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो, इसलिए उन्होंने उनको आने से रोका और वो सारे लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाए। फिर भी ये 30 नवंबर को हांगकांग में मिले और यहीं पे जो संघीय सरकार है उसकी रूपरेखा का निर्धारण किया गया। वह बुचांग में तो वो हम लोग को जाने नहीं दे रहा है, इसलिए हांगकांग में लोग मिल गए और वहां पे जो संघीय सरकार है उसकी रूपरेखा तैयार की गई कि भाई हम लोग का जो सरकार बनेगा वो किस तरीके का सरकार बनेगा। एक सरकार तो बना हुआ है पीकिंग में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक सरकार, लेकिन यहां जो क्रांतिकारी सरकार है उसका किस तरीके का रूपरेखा होगा उसकी निर्धारण के लिए हांगकांग में लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं ये और ये निर्णय लेते हैं। अब क्या होता है कि 4 दिसंबर को, अब यहां एक चीज और ध्यान दें कि 29 नवंबर को ही डॉक्टर सन्यात सेन का आगमन चीन में होता है और चीन के जो लोग होते हैं उनको लगता है कि ये आदमी अच्छा है और ये आंदोलन को एक सही नेतृत्व प्रदान करेगा, इसलिए डॉक्टर सन्यात सेन को 29 नवंबर को ही क्रांतिकारी सरकार का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। जिस तरीके से युवान सिंह काई संवैधानिक सरकार का अध्यक्ष है, उसी तरीके से सन्यात सेन को क्रांतिकारी सरकार का अध्यक्ष घोषित किया जाता है और 4 दिसंबर को नानकिंग पर अधिकार कर लिया जाता है और नानकिंग को ही क्रांतिकारियों की अस्थायी सरकार का राजधानी घोषित किया जाता है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पिकिंग में संवैधानिक सरकार का राजधानी है, तो दूसरा नानकिंग में क्रांतिकारी सरकार का राजधानी है। अब यहाँ पे 2 राजधानी हो जाते हैं और 2 दावेदार हो जाते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। आगे हम देखेंगे कि इनके बीच किस तरीके से सुलह होता है, या उसके बाद और भी जो चीन का इतिहास है उसको हम आगे पढ़ेंगे और उसमें जो आगे जो भी प्रगति है उसको देखेंगे। फिलहाल अभी जो है हम अपने टॉपिक को इधर ही लेके चलते हैं, दूर नहीं जाते हैं। तो क्या होता है, इसी समय वही सन्यात सेन जो है उनका आगमन होता है। जिस समय सन्यात सेन, इस समय सन्यात सेन जिस समय चीन में विद्रोह हो रहा था, उस समय सन्यात सेन अमेरिका में थे। जब इनको चीन में विद्रोह का पता चलता है तो ये वहां से 24 दिसंबर को ये संघाई पहुंचते हैं और 29 दिसंबर को क्रांतिकारी सरकार का इनको अध्यक्ष घोषित किया जाता है। वही बताए आगे कि जो क्रांतिकारी लोग थे उनको लग रहा था, चूंकि डॉक्टर सन्यात सेन ने पहले भी विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन वो विद्रोह असफल हुआ था और उनको चीन छोड़कर भागना पड़ा था और जापान होते हुए वो अमेरिका चले गए थे। लेकिन जब उनको फिर से विद्रोह का समाचार मिला तो वो जब लौटे तो उनका यहाँ जो क्रांतिकारी लोग थे
उन्होंने भव्य स्वागत किया और क्रांतिकारियों को ऐसा लगता था कि सन्याल सेन जो हैं वो सही व्यक्ति हैं जो कि इस आंदोलन को सही नेतृत्व दे सकते हैं। इसलिए 29 अक्टूबर को इन्हें क्रांतिकारी सरकार का अध्यक्ष घोषित किया जाता है। अब इसमें से 17 में से 16 प्रांत, मतलब क्रांतिकारियों का जो 17 प्रांत था, 17 प्रांत के जो क्रांतिकारी लोग थे उनमें से 16 प्रांत की क्रांतिकारियों ने इनका समर्थन किया और 1 जनवरी 1912 ईस्वी को इन्होंने अध्यक्ष का जो पद है उसको ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से हम क्रांति की जो घटनाएं थी उसको हम लोगों ने देखा और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो 2 सरकारें हैं, एक नॉन किंग का जो क्रांतिकारी सरकार है और दूसरा पिकिंग का जो संवैधानिक सरकार है, उनके बीच किस तरीके से डीलिंग होता है और उसके बाद कौन आगे जो है वो चीन के गणतंत्र का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। तो उसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही साथ ये जो चीन की क्रांति है वो सफल हुआ या असफल हुआ, सफल हुआ तो कैसे, असफल हुआ तो कैसे, और इसके असफलता या सफलता के कौन कौन से कारण थे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आशा है आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।